very good morning to all of you. This is the Bodhi classes and I am Anonymous Bodhi. आज की वीडियो में we are going to start a new series named is Big Book Review by Anonymous Bodhi. इस वीडियो की सीरीज़ जो होगी, इस वीडियो में हम जितने भी बुक्स हैं जो इंस्पिरेशनल हैं, किसी पर्सनैलिटी पर बेस्ड हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किताबें, उनके मैं रिव्यू वीक में एक बार देता रहूँगा। ये हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जो है एक अलग तरीके से एक नई प्लेलिस्ट होगी और इसमें जो पहली बुक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक नेम मदर। इसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा इस बारे में भी बात की जाएगी कि आखिर पढ़ने के या फिर रीडिंग के जो फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो कितने होते हैं, क्यों हमें पढ़ना चाहिए और एक स्टूडेंट को इन किताबों को किस तरह देखना चाहिए और एक नॉर्मल पर्सन जो कोई प्रोफेशनली अपनी जॉब वगैरह में है वो किस तरीके से जो है रीडिंग की हैबिट को, हॉबी को जो है अपना सकता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इस बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा देश एक बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है, कोविड-19, इस बारे में भी मैं जो है बातचीत करूंगा और जो कि बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और इस वीडियो में हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे जो है ये पढ़ने की हैबिट होती है, ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस तरीके से जो है हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। रीडिंग एक बहुत अच्छी हॉबी होने के साथ साथ हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी होती है और इसके 10 मैं बेनिफिट गिना रहा हूँ कि रीडिंग करने से होता क्या है। बेसिकली सबसे पहला बेनिफिट है कि व्यक्ति का मेंटल स्टिमुलेशन जो होता है वो इस्टेब्लिश रहता है। अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति स्टडी करता है या फिर रीडिंग करता है किसी बुक वगैरह की, तो उसका जो माइंड है वो बेसिकली वो वर्क अच्छी तरीके से करता है। उसका रीज़न ये है कि ये कहा जाता है कि रीडिंग इज़ अ फूड फॉर द ब्रेन। जितने सेल्स ब्रेन में जो है रीडिंग करते समय इमर्ज होते हैं उतना शायद किसी और एक्टिविटी में नहीं होते हैं, तो इसलिए कि ये आसान तरीका होता है मेंटल स्टिमुलेशन का। दूसरा सबसे बड़ा बेहतरीन फ़ायदा जो हमें रीडिंग से मिलता है वो होता है स्ट्रेस रिडक्शन का। आज की डेट में ये स्ट्रेस होना एक आम बात हो गई है और लगभग हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है स्ट्रेस से जो है पीड़ित है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है रीडिंग के माध्यम से अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकता है बहुत इजीली। उसका रीज़न ये है कि जब कोई भी कैंडिडेट रीडिंग करता है तो उसका एक फोकस हो जाता है एक पर्टिकुलर स्टोरी पर, एक पर्टिकुलर कंटेंट पर, जिसकी वजह से वो अपनी बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है और उससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो ये बेसिकली एक दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट रीडिंग का होता है। तो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी कैंडिडेट की बड़ी आसानी से जो है नॉलेज इमर्ज होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो रीडिंग करने से कंटिन्यूसली नॉलेज बढ़ेगी। डेफिनेटली कोई व्यक्ति कुछ नई चीज़ें सीखता है, करता है तो वो कर पाएगा। नॉलेज एक अल्टीमेट एसेट है किसी भी कैंडिडेट का। अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसकी सबसे बेहतरीन और सबसे जो कह सकते हैं जो किसी के द्वारा चुराई भी नहीं जा सकती है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल भी है वो है नॉलेज। तो नॉलेज ही सुप्रीम पावर है किसी भी कैंडिडेट की। तो रीडिंग करने से नॉलेज बढ़ती है, इसका तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। चौथा बेनिफिट ये है कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से रीडिंग करता है या फिर रीडिंग करता है तो उसका वोकेबलरी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसे एक आम आदमी के कंपेयर में वोकेबलरी एक्सपेंशन उसका ज़्यादा होता है। फिफ्थ पॉइंट अगर हम कहें कि भाई रीडिंग करने से पांचवी सबसे अच्छी चीज़ हमें क्या मिलती है वो होती है कि हमारी जो मेमोरी होती है वो इम्प्रूव करती है। ये सारी की सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी रिसर्च्ड हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी के सर्वे और किसी न किसी साइंटिफिक रिसर्च से जुड़ी हुई हैं। जो 10 पर्टिकुलर बातें हैं उसमें पांचवी बात आई है कि भाई रीडिंग करने से किसी भी कैंडिडेट की मेमोरी इम्प्रूव होती है। उसका रीज़न एक ऐसा ये है कि जब आप किसी स्टोरी को पढ़ते हैं या फिर आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके पर्टिकुलर कंटेंट को आप अलग अलग डायमेंशन से याद करते हैं और जिसकी वजह से आपकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है।
36 शब्द सबसे अच्छी बात जो है जिसे कह सकते हैं हम कि रीडिंग करने से होती है, वो ये होती है कि किसी भी कैंडिडेट की एनालिटिकल पावर ना स्ट्रॉन्ग होती है। एनालिटिकल पावर एक ऐसी पावर है हमारे ब्रेन की जो बेसिकली पजल प्रॉब्लम सॉल्व करने और डिसीजन लेने में बहुत सहायक होती है। किसी भी कैंडिडेट को किस टाइम पर कब डिसीजन लेना है, ये हमारी एनालिटिकल पावर पर डिपेंड करता है, और एनालिटिकल पावर भी हमारी बहुत बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से इम्प्रूव होती है। सेवन्थ अगर मैं आपको बात बताऊं कि रीडिंग करने का जो सेवन्थ सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि इससे जो है कंसंट्रेशन और फोकस बहुत बड़े पैमाने पर बनता है। अब फोकस की बात करें तो देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के स्टूडेंट्स और बहुत सारे यंगस्टर्स के बीच में चल रही है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर जो है डिफोकस हो गए हैं। हम बहुत बड़े पैमाने पर अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने भी जो है फोकस पर बहुत कुछ कहा है, और उनकी पूरी की पूरी थियरी फोकस पर ही डिपेंड करती है। रीडिंग कैसे फोकस को इम्प्रूव करेगी, इसके लिए हम ये सोच सकते हैं कि जैसे अगर हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ों से अपना फोकस हटाकर सिर्फ एक चीज़ पर बढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से फोकस को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो फोकस रीडिंग करने से बढ़ता है बहुत बड़े पैमाने पर। आठवीं सबसे बड़ी एट्थ जो सबसे बड़ा बेनिफिट रीडिंग का होता है वो होता है कि बेटर राइटिंग स्किल का। अगर आप बेहतर चीज़ें पढ़ते हैं तो उसे बहुत आसानी से लिख भी सकते हैं, तो आपकी राइटिंग स्किल जो है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो भी आप लिखते या बोलते हैं वो कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी सुना या पढ़ा होता है। तो इसलिए 8 सेक्शन जो है वो आपकी बेटर राइटिंग स्किल का है। और 9th अगर मैं आपको बताऊं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, इसको ट्रैंक्विलिटी बोला गया है, और इसको सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो वो है पीस, शांति जिसे कहते हैं, पीस ऑफ माइंड। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड को जो है पीस एक तरीके की फील होती है, एक ट्रैंक्विलिटी फील होती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से नाता मतलब तोड़कर अपनी एक ही पर्टिकुलर कंटेंट पर जो है फोकस करते हैं, तो हमारे माइंड को एक अलग तरीके की शांति महसूस होती है। ये ट्रैंक्विलिटी कहलाती है साइंटिफिक टर्म में, और ये भी इम्प्रूव होती है। 10वीं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो कि लास्ट भी है, कि रीडिंग एक तरीके का एंटरटेनमेंट भी होता है, और कहते हैं कि पर्सनैलिटी जज द एंटरटेनमेंट। अगर आपकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी ही आपका एंटरटेनमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, जैसे कि हम छोटे थे तो बहुत बहुत सारे हमारे जो इंटरेस्ट थे वो बहुत अलग थे, धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में चेंज आते जाते हैं। उसी तरीके से हमारे एंटरटेनमेंट की भी दृष्टि चेंज हो जाती है। तो जैसे ही आप पढ़ने से एंटरटेनमेंट लेने लगेंगे, देन यू विल एंटर इनटू एनलाइटेंड वे। और ये 10वीं सबसे बड़ी बात है कि आप सभी पढ़ के जो है एक अच्छी तरीके से एंटरटेनमेंट महसूस करें। तो ये जो हैं 10 सबसे बड़ी बेनिफिट्स हैं जो प्रूव्ड हैं पढ़ने के। जो 3 हैबिट हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी कैंडिडेट को अपनी ज़िंदगी में जो है जो जनरेट करनी चाहिए, और जिससे बहुत बड़े बेनिफिट्स उन्हें देखने को मिलते हैं उसके व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनैलिटी में। उसमें नंबर 1 है कि किसी भी कैंडिडेट को जो है रीडिंग की हैबिट जनरेट ज़रूर करनी चाहिए। रीडिंग और राइटिंग, अगर आप रीडिंग करते हैं देन यू विल राइट डेफिनेटली। तो रीडिंग एंड राइटिंग की हैबिट आपको जनरेट करनी चाहिए अपने अंदर। दूसरी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट हैबिट है कि आप जो है कोई भी एक्टिविटी अपने साथ में जो है लेके चलें। आप चाहें जो कुछ करते हो, लेकिन आपकी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। वो डांस की हो सकती है, वो म्यूज़िक की हो सकती है, वो आउटडोर गेम्स की हो सकती है, स्पोर्ट्स की हो सकती है। किसी भी तरीके की एक एक्टिविटी में आप जो है एक तरीके से काबिल हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैं मतलब महसूस करता हूँ कि किसी भी कैंडिडेट या स्टूडेंट को तीसरी अपने अंदर एक जो क्वालिटी जनरेट करनी चाहिए वो होती है कि एक इंस्ट्रूमेंट को वो जो है कम से कम उससे फैमिलियर रहे। वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट वो अपनी लाइफ में अपने साथ में रखे, अपने अपने
लाइफ में जो है यूज करें। जैसे कि वो ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई बड़ा सा गिटार हो या हारमोनियम हो या बड़े बड़ी चीज़ें हों, महंगी चीज़ें हों। इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस कि भाई आप वायलिन रख सकते हैं, आप विशल भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से, आप इवन तबला बजा सकते हैं, ढोलक बजा सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, बट आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर रखें। ये 3 हैबिट जो है हमें अपनी लाइफ में हमेशा रखनी चाहिए। इस वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारी जो आज की पहली बुक है, इसका रिव्यू मैं देने जा रहा हूँ आपको। ये किताब बहुत ख़ास किताब है और मुझे बड़ी खुशी है कि हम अपनी वीडियो सीरीज़ का पहला रिव्यू जो है इस बेहतरीन किताब के साथ में देने जा रहे हैं। इस किताब की कुछ इम्पोर्टेंट फ़ीचर हैं, उस बारे में मैं बात करूँगा अभी, और बता दूँ कि क्या ख़ास है इस किताब में, ठीक है, क्या किताब बेसिकली कहती है। किताब का नाम है मदर और इसको मैक्सिम गोर्की ने लिखा है। मदर का जो वर्जन है, जो हिंदी वर्जन है, वो माँ के नाम से प्रकाशित हुआ था भारत में। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी बात जो है ये है कि 1906 में जो है ये किताब पब्लिश हुई थी, 1906 में, और लगभग 114 ईयर्स इस कंप्लीट किताब को हो चुके हैं। 114 वर्ष की ये किताब है और ये आज की डेट में भी इतनी पॉपुलर किताब है कि जब भी हम अच्छी और बेहतरीन किताबों की टॉप 10 लिस्ट में जब हम बात करते हैं तो उसमें मदर का नाम आता है। ये किताब मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा था इस किताब के बारे में, लेकिन आज जो है जब मैंने इसे पढ़ा और इसे कंप्लीट किया तो इसकी कुछ बातें जो है मुझे पता चली कि क्या आखिर इस किताब में ख़ास था जो इसे 114 साल के बाद भी ज़िंदा रखे हुए है इस तरीके से। तो इसकी कुछ ख़ास बातें, इसके कुछ ख़ास कैरेक्टर्स के साथ में जो है मैं आपके सामने ये रिव्यू पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किताब किस तरीके से और किस किस मायनों में जो है किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देती है। मदर किताब वो किताब है जिसको बेसिकली सरदार भगत सिंह ने जो है पढ़ा था और अपनी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, वो यहाँ से वो उनको इंस्पिरेशन मिली थी और ये किताब के माध्यम से ही उन्होंने जो पैम्पलेट्स बांटना और फेंकना चालू किया था। एक क्रांतिकारी HRA जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था, HSRA, तो उसमें जो है ये इसी किताब ने जो है एक तरीके से उन्हें इंस्पायर किया था। इसके अलावा व्लादिमीर लेनिन जो कि रसिया के बहुत बड़े नेता हैं माने जाते हैं और कम्युनलिज्म के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, तो व्लादिमीर लेनिन ने इस किताब को समाजवाद की बाइबल कहा है, मतलब कि इट इज़ द बाइबल ऑफ सोशलिज्म। तो इस किताब को बोला गया कि भाई कहीं ना कहीं समाजवाद का जो बेस तैयार करता है वो ये बुक करती है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो इस किताब के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बोली गई है वो ये बोली गई है कि इसमें जो महिलाओं के करैक्टर्स हैं, जो चित्रण किया है मैक्सिम गोर्की ने, इससे पहले कोई भी किताब हमें कहीं नहीं मिलती जिसमें किसी महिला को एक बड़ा एक्टर के तौर पर, एक बेसिकली प्रोटोगोनिस्ट के तौर पर जो है किसी किताब में पेश किया गया हो। हाँ, यकीनन 1857 में जो है 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने जो है इंडिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन 1906 से पहले उन्हें एक प्रोटोगनिस्ट के तौर पर किसी ने भी जो है पेश नहीं किया था। तो ये एकमात्र किताब ऐसी है जिसमें जो है 1906 में महिलाओं को इतना ज़्यादा तवज्जो दी है, वुमेन्स को इतनी तवज्जो दी है। मदर की चौथी जो बात है इस किताब की, जो मैक्सिम गोर्की ने लिखी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये भी है कि इससे पहले इतनी बेहतरीन बुक जो है कभी जो है देखी नहीं गई, जो लेबर को, लेबर राइट्स को, ठीक है, इतने बड़े पैमाने पर उसने जो है पूरी दुनिया के सामने रखा हो। मतलब कि पहली बात इस किताब के साथ में ये है कि एक मतलब ट्रू इंसिडेंट से जो है इंस्पायर बुक लिखी गई है। मैक्सिम गोर्की की इस किताब को रसिया में 1906 से लेकर और 1917-18 तक जो है बैन किया गया था। इट इज़ फॉरबिडन बुक। जो हम बैन वाली किताबें होती हैं उनको हम फॉरबिडन बुक बोलते हैं, तो ये एक फॉरबिडन किताब है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं चुपके से और एक तरीके से जो है स्मगलिंग के माध्यम से, इलीगल वे के माध्यम से इस बुक को जो है कहीं ना कहीं जो है रशिया की या USSR की रिवॉल्यूशन में
गुप्त रूप से जो है चलाया गया, पढ़ाया गया, और उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर मदर बुक की पब्लिसिटी बढ़ती गई। और देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं जो बताने जा रहा हूँ इस किताब के बारे में वो ये है, ठीक है, ये सिर्फ हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो भी पढ़ता है उस व्यक्ति के लिए है। वो ये है कि एक छोटी सी किताब कैसे किसी देश के रिवॉल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट रीजन बन सकती है, वो हमें इस किताब से मिल सकता है। 1902 में एक इंसिडेंट होता है जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। उस इंसिडेंट से मतलब इंस्पायर होकर मैक्सिम गोर्की इस किताब को लिखते हैं 1906 में। और 1906 में जब ये बुक लिखी जाती है और उसकी रिवॉल्यूशन जो 1905 में होती है वो फेल जो हो जाती है, उसका इम्पैक्ट इस किताब में देखने को मिलता है। इससे इंस्पायर होकर लोग बाग रशिया की जो रिवॉल्यूशन थी 1917-16 1917 के आसपास की जो रिवॉल्यूशन रशिया में आई है, और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में जब मैं अभी बताऊंगा आपको तो शायद अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ क्रांति की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत इंस्पिरेशनल फैक्टर है कि जिसमें आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो वो क्रांति हुई और उस क्रांति में एक इम्पोर्टेंट रोल इस बुक ने प्ले किया। व्लादिमीर लेनिन ने तभी कहा था कि भाई ये जो है बाइबल मानी जानी चाहिए, ये किताब सोशलिज्म की, कम्युनिज्म की बाइबल बोली जाती है। तो इट इज़ नोन एज अ फॉरबिडन बुक। और 1906 में मैक्सिम गोर्की ने जो है इस किताब को लिखा। इस किताब की जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये किताब, इसकी रिलेवेंस मैं बता सकता हूँ कि इस किताब को 80 से ज़्यादा मतलब मोर देन 80 लैंग्वेजेस में जो है इसको ट्रांसलेट किया गया है, और 80 से ज़्यादा भाषाओं में जो है अलग अलग देशों में ट्रांसलेट होने के बाद में बेस्ट सेलर बुक बन चुकी हैं मदर की, ठीक है। तो इसका रिलेवेंस हमें वैसे पता चलता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम इसके बैकग्राउंड की, तो एक सिटी है सैरोनोवा, रशियन सिटी है, जहाँ पर ये 1902 में इंसिडेंट होता है। और 1902 में वो फैक्ट्री में जो है इस तरीके के इशूज़ होते हैं, लेबर स्ट्राइक करते हैं, और जो पूंजीपति हैं जो बेसिकली बुर्जुआ कहे जाते हैं रशियन लैंग्वेज में, तो जो बुर्जुआ हैं जिसको हम कैपिटलिस्टिक मॉडल का एक इम्पोर्टेंट बेस कह सकते हैं, ठीक है। तो वो बुर्जुआ क्लास जो है वो किस तरीके से लेबर पर एक्सप्लोटेशन करती है, उस एक्सप्लोटेशन की कहानी है ये। 1902 में सैरोनोवा में जब ये घटना होती है तो उसके इंसिडेंट से इंस्पायर होकर मैक्सिम गोर्की इस चैप्टर को लिखते हैं। इस पूरी किताब में मैं आपको बता दूं कि ये 2 पार्ट में जो है ये बटी हुई है, मतलब इसी किताब में 2 पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट जो है वो बेसिकली यूएसए में लिखा गया था। मैक्सिम गोर्की उस टाइम पर यूएसए में थे, और उसमें उन्होंने जो है लिखे हैं टोटल 20 चैप्टर्स। तो 20 चैप्टर में जो है उन्होंने पहला पार्ट ख़त्म किया, और इटली में आने के बाद में इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट किया है, जो किताब के दूसरे मतलब आधे हिस्से में है। उसमें जो है उन्होंने 19 चैप्टर लिखे हैं, और वो इटली में जो है बेसिकली लिखे थे। मदर के मेन कंटेंट पे आते हैं। पहले हम करैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। क्या आखिर इस किताब में खास है? सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये रशियन रेवोल्यूशन और सोशलिज्म की जो है एक तरीके से फाउंडेशन को तैयार करती है ये नॉवेल। इस बारे में मैं बता दूं कि क्या मतलब बेसिकली होता है सोशलिज्म का, कम्युनलिज्म का। उसके बाद में जो चीज़ें वो और भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। जो हमारी सोसाइटी होती है या कोई भी कंट्री होता है, उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, ठीक है। तो सोशलिज्म उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है कि अगर कोई भी देश उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने सिटीजन्स के बीच में, तो वो एक तरीके से समाजवाद की पृष्ठभूमि को तैयार कर रहा है। साम्यवाद या कम्युनलिज्म या फिर सोशलिज्म की पृष्ठभूमि को तैयार कर रहा है। अगर इसके बेसिकली अगर मैं मॉडल की बात करूं तो दुनिया में 3 मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल बोले गए हैं। नंबर 1 मॉडल है कैपिटलिस्टिक मॉडल, पूंजीवादी। दूसरा है सोशलिस्टिक मॉडल, समाजवादी। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारा मॉडल है। कैपिटलिस्टिक मॉडल वो होता है कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को बेसिकली पूंजीपतियों के हाथ में दे देते हैं, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड और इंडस्ट्री और मार्केट, तो उसे हम कैपिटलिस्टिक कंट्री कह सकते हैं। जैसे दुनिया का आज की डेट में सबसे बड़ा कैपिटलिस्टिक कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इसके अलावा
जो सोशलिस्टिक कंट्री होते हैं, समाजवादी कंट्री हम उन्हें कह सकते हैं, जो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के जो प्रोडक्शन होता है, और भारत वो किसी भी कंट्री का जो बेसिकली टोटल इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मतलब स्टेट के हाथ में होता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है हर एक बीच में, हर एक सिटीजन के बीच में। उसको हम समाजवादी कहते हैं। उसमें जैसे कि रसिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशलिस्टिक कंट्री के रूप में जाना जाता है, चाइना उसमें से एक है। और तीसरी जो व्यवस्था है, इकोनॉमिक व्यवस्था है, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी की या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों मॉडल को शामिल किया जाता है। इसी वजह से इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो 1950 में हमने यही मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल अपनाया था। तो इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का है। इस तरह से इन तीनों ही व्यवस्थाओं में कुछ अपने अपने लूपहोल्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। लेकिन सोशलिस्टिक जो बेसिकली फिनोमिना है उसके बहुत बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो हम समझ जाते हैं मतलब कि इस किताब के माध्यम से कि आखिर क्या बेसिकली सोशलिस्टिक फिनोमिना है। कम्युनलिज्म या फिर बेसिकली सोशलिज्म बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस करता है लेबर क्लास को, फार्मर्स पर, पीसेंट्स पर, ठीक है। तो रशिया में जो है रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में, 1905 मतलब 1905 में भी ये रिवॉल्यूशन होता है, लेकिन कुछ कारणों से जो है ख़त्म हो जाता है। बुक की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर मदर में ऐसा क्या है। रशिया की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। रशिया में मोनार्की सिस्टम था 1905 तक, और 1902 में जैसे कि मैंने बताया कि सेरोमोबा एक सिटी है, वहाँ पे एक फैक्ट्री है, वहाँ पर एक इंसिडेंट होता है। वो रियल इंसिडेंट ये होता है कि वहाँ के जो छोटे छोटे लेबर्स हैं वो उनके खिलाफ स्ट्राइक कर देते हैं, रूबल वहाँ की जो बेसिकली करेंसी है उसको बढ़ाने के लिए। तो उसी से एक बड़े पैमाने पर जो है पूंजीपति या फिर बुर्जुआ क्लास जो है वो दबा देती है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक को, इस रिवोल्ट को, उससे इंस्पायर होते हैं। और इससे पहले रसिया में बेसिकली किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है ये बता देना बहुत ज़रूरी है इस किताब को रिव्यू से पहले। रसिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो है मोनार्की सिस्टम, मतलब राजतंत्रशाही है, और वहाँ मोनार्क को जार कहा जाता है। तो इसको जार्स या जारिज्म भी बोलते हैं, कि जार सिस्टम जो था। तो उसमें जो है जार होते थे, और जार जो होते थे वो बहुत बड़े पैमाने पर कैपिटलिस्टिक और बुर्जुआ क्लास को सपोर्ट करते थे। उसमें जो 80 से 90% पॉपुलेशन थी जो कि वर्किंग क्लास थी, लेबर क्लास थी, वो बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट होती थी। और उसको मतलब इस किताब में बताया गया है कि कितना ज़्यादा क्रूशियल बेसिकली उनका फेज था, कि वहाँ पर सिर्फ जिंदा रहने को ही एक तरीके से वो अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट समझते थे। इस तरीके की सिचुएशन जो है मैक्सिम गोर्की ने अपनी किताब में डाली है। जो बातें किताब की, जो करैक्टर्स की बात करते हैं, तो करैक्टर बेसिकली दो हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एक बेटे की कहानी है और एक माँ की कहानी है। ये पूरी की पूरी स्टोरी एक मदर के अराउंड घूमती है। माँ का नाम होता है पेलेजिया निलोबना, ठीक है। ये निलोबना, पेलेजिया निलोबना जो मतलब जो करैक्टर है मदर का, उसके अराउंड ये बुक का पूरा नोवेल है। फिजिकली और मेंटली हर लाइन में कहीं ना कहीं जो है ये मदर अवेलेबल होती हैं इस पूरी नोवेल में। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका मेन पॉजिटिव और हीरो करैक्टर है वो है पावेल का, जिनका पूरा नाम जो होता है वो पावेल बिलासोव होता है, जो उनके बेटे होते हैं। तो पावेल बिलासोव और निलोबना की जो स्टोरी है, माँ बेटे की स्टोरी है, उसके अराउंड ये पूरा का पूरा नोवेल घूमता है। पावेल बिलासोव और निलोबना की पॉपुलैरिटी का एहसास हमें इस बात से हो सकता है कि जब ये बुक रिलीज हुई और जब इसे पढ़ा गया तो रसिया में सबसे ज़्यादा नाम महिलाओं के निलोबना रखे गए, और जो मेल थे उनका नाम पावेल बिलासोव रखा गया, ठीक है। तो इसकी पॉपुलैरिटी का हमें इससे भी पता चलता है। मदर क्या है कि बेसिकली एक ऐसा स्टोरी, अगर मैं बताऊं, मैक्सिम गोर्की ने इस स्टोरी को बहुत कुछ कहा है, लेकिन इस स्टोरी को पढ़ते हुए मुझे जो लगा वो ये लगा कि ये एक स्टोरी है ट्रांसफॉर्मेशन की, कि कैसे एक महिला जो है, एक महिला ट्रांसफॉर्म करती है। एक ऐसी महिला जो बेसिकली अपने हस्बैंड के द्वारा बीटन की जाती है,
ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है। कैसे वो कन्वर्ट होती है एक रशिया के एक बेहतरीन लीडर के तौर पर, कैसे वो जो है रिप्रेजेंट करती है पूरे के पूरे इंटायर यूथ को रशिया के। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी जो कहानी है ये हर एक इंसान को जो है एक तरीके से जो है इंस्पायर कर सकती है कि एक ऐसी महिला जो बेसिकली अपने हस्बैंड से हमेशा पिटती रहे, ठीक है, वो ड्रिंक करके आने के बाद पीटता रहे, और उसके बाद में जो है एक महिला उस मुकाम को कैसे हासिल करती है कि वो रशिया की सबसे बड़ी क्रांतिकारियों में शामिल हो जाती है, और पूरी की पूरी रशिया की यूथ और मूवमेंट उसके साथ चलने लगता है। तो मदर एक ऐसा नोवेल है जो ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी समरी में मिलती है हमें। ठीक, पूरी किताब तो नहीं, लेकिन जो एक चैप्टर है, इसका शुरुआती चैप्टर है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। उससे जो है आपको शायद इसकी जो सेंसिटिविटी है इस नोवेल की वो पता चले, और किस तरीके से जो है मैक्सिम गोर्की ने शब्दों को, वर्ड्स को जो है इतने बेहतरीन तरीके से पिरोया है, वो हम समझ सकते हैं। इस नोवेल की एक बहुत बेहतरीन चीज़ ये भी थी कि इसमें लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक फीलिंगफुल बनाया गया है, और एक्सप्रेशन उसमें बहुत अच्छी तरीके से जो है मतलब एक तरीके से एपिक कह सकते हैं वो लिए गए हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सराहा गया है मैक्सिम गोर्की। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पहला चैप्टर है इसका कि हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ। ये किताब इंग्लिश में पढ़ी थी, इंग्लिश में सब लोगों को नहीं समझ में आएगी, इसलिए हिंदी में इसका माँ नाम का जो वर्जन है वो भी अवेलेबल है, तो उससे जो है रिलेटेड है। मजदूरों की बस्ती की दुहारी और गंदी हवा में हर रोज फैक्ट्री के भोंपू का कांपता हुआ कर्कश स्वर गूंज उठता, और उसके आह्वान पर छोटे छोटे मटीले घरों से उदास लोग सहमे हुए तिलचट्टों की तरह भाग पड़ते। वे नींद पूरी करके अपने थके हुए अंगों को आराम भी नहीं दे पाते थे। ठिठुरते छटपटते वे कच्ची सड़क पर फैक्ट्री की ऊंची सी पत्थर की इमारत की तरह चल पड़ते, जो बड़े निर्मम और निश्चिंत भाव से उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। उनके पैरों के नीचे की कीचड़ की छप छप होती थी। वे अलसाई हुई आवाज में चिल्लाते और हवा में उनकी गंदी गालियां गूंज उठती, और दूसरी आवाजें जैसे कि मशीनों की गड़गड़ाहट और भाप की फक फक हवा में तैरती हुई आकर इन आवाजों में मिल जाती। ऊंची ऊंची काली चिमनियां जो बहुत कठोर और निराशापूर्ण मालूम होती थी, बस्ती के ऊपर मोटे मोटे मुगदरों की तरह अपना मस्तक ऊंचा किए खड़ी रहती थी। शाम को जब डूबते हुए सूरज का थका थका प्रतिबिंब घरों की खिड़कियों में दिखाई देता, तो फैक्ट्रियां उन लोगों को अपने पाषाण उदर से उगल देती, मानो वे साफ की गई धातु का बचा हुआ कचरा, और वे फिर सड़क पर चल पड़ते, गंदे चेहरों पर कालिख, भूखे दांत चमकते हुए, और शरीर से मशीन के तेल की दुर्गंध आती हुई। इस समय उनके स्वर में उत्साह होता था, उल्लास होता था, क्योंकि काम का एक दिन और खत्म हो चुका था, और घर पर रात का खाना और विश्राम उनकी बाट जो रहा था। दिन को तो फैक्ट्री निकल गई थी, उसकी मशीनों ने भी भरकर मजदूरों की शक्ति को चूस लिया था। दिन का अंत हो गया था, उसका एक चिन्ह भी बाकी नहीं रहा था, और मनुष्य अपनी कब्र के एक कदम और निकट पहुंच गया था। परंतु इस समय विश्राम की और धुएं से घुटे हुए शराब खाने की सुखद कल्पना कर रहा था। उसे संतोष था। इतवार को छुट्टी के दिन लोग 10 बजे तक सोते थे, और फिर शरीफ विवाहित लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर गिरजाघर जाते थे, और नौजवानों को धर्म के प्रति उनकी उदासीनता के लिए डांटते फटकारते थे। गिरजे से लौटकर वे घर आते, कीमे के समोसे खाते, और फिर शाम तक सोते। बरसों की संचित थकान के कारण उनकी भूख मर जाती थी, इसलिए शराब पीकर वे अपनी भूख चमकाते, तेज वोदका के घूंटों से अपने पेट की आग को भड़काते। शाम को वे सड़कों पर घूमते फिरते, जिनके पास रबड़ के जूते होते थे वे जमीन सूखी होने पर भी उन्हें पहनते, और जिनके पास छतरियां होती वे आसमान साफ होने पर भी उन्हें लेकर चलते। दोस्तों से मिलते तो फैक्ट्री की मशीनों की ओर
और फोरमेन की बातें करते। वे ऐसी चीज़ें के बारे में ना तो कभी सोच सकते थे और ना बात ही करते थे जिसका उनके काम से संबंध ही ना हो। उनके जीवन के नीरस ढर्रे में कभी कभी इक्का दुक्का भटकते हुए विचारों की विभिन्न चिंगारियां चमक उठती जब ये लोग घर वापस लौटते। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से इस बुक में जो मदर बुक है मैक्सिम गोर्की की, उसमें लेबर क्लास को कितनी बेहतरीन तरीके से इस ऑथर ने जो है डिफाइन किया है, उनकी ज़िंदगी को, उनके जीवन को। ये बड़ी खूबसूरती से जो है ब्यूटीफुली उन्होंने जो है इसको उतारा है इस किताब में। एक लोअर से लोअर क्लास जो होती है उसकी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से इस बुक में हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब करैक्टर की बात करते हैं कि इसमें बेसिकली समरी क्या है इस पूरी की पूरी किताब की। समरी मैंने आपको बताया कि रशियन रेवोल्यूशन और सोशलिस्टिक फिनोमिना को ये बुक रिप्रेजेंट करती है और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो ज़रूरी किताब है ही। इसके अलावा पावेल ब्लासोव जो करैक्टर है वो किस तरह से जो है आपको इंस्पायर करता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। करैक्टर नंबर पहला है पावेल ब्लासोव। पावेल ब्लासोव एक सिंपल ऑर्डिनरी लड़का है वर्कर का, और वो जो है अपनी पिता की डेथ हो जाने से पहले, ठीक है, वो थोड़ा सा एक्टिव होता है कि अपनी माँ को वो प्रोटेक्ट करता है अपने पिताजी से। वैसे जब वो एक बार उसे मारने वाले होते हैं तो उस दिन पावेल उठता है और कहता है कि भाई इनफ। तो जो इनफ होता है उसकी आवाज़ में जो है एक अलग तरीके की एक तरीके से थ्रेटन जो है उसका फादर महसूस करता है। उसके बाद में वो फिर कभी अपनी वाइफ को नहीं मारता, उसके जो फादर होते हैं। तो पावेल का करैक्टर यहीं से सामने आता है इस बुक के अंदर। उसके बाद में पावेल के जो पिताजी हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और उसके मरने के बाद में पावेल फैक्ट्री ज्वाइन कर लेता है और वो भी जो है शराब पीने लगता है और उसी तरीके से जो है एक्टिविटी करने लगता है जैसे उसके फादर करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है वो पावेल एक ऐसे ग्रुप के टच में आता है जिसका नाम बोल्शेविक होता है। देखिए, बोल्शेविक क्रांति या बोल्शेविक रेवोल्यूशन, आप बार बार ये सुनेंगे वर्ड। बोल्शेविक जो वर्ड है वो बेसिकली रिवोल्यूशनरी टर्म है और रशिया में आया था, और ये टर्म, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बहुत सारे लोग जो है समाजवाद या सोशलिस्टिक जो पिलर है उसको मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे और जार या मोनार्क सिस्टम को ख़त्म करने की बात कर रहे थे। तो ये पार्टी बनी बाद में। तो बोल्शेविक ग्रुप जब आया उसके टच में, तो उसके बातों का बड़ा प्रभाव जो है पावेल की ज़िंदगी पर पड़ा। देखिए कैसे जो है हमारी ज़िंदगी में हमारी जो कंपनी होती है उसका प्रभाव पड़ता है। इससे हम समझ सकते हैं पावेल की लाइफ में अगर हम अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं तो डेफिनेटली हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट है वो अच्छे लोगों का पड़ता है। पावेल की लाइफ भी कुछ इसी तरीके से टर्न हुई जब वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन से जुड़ा। और पावेल फिर जो है ड्रिंक करने के बजाय, इधर उधर घूमने की बजाय, अब पावेल जो है किताबें पढ़ने लगा। जो हिस्टोरिकल नोवेल थे, बड़ी बड़ी अच्छी किताबें थी, रिवोल्यूशनरी किताबें, जो एक तरीके से फॉरबिडन बुक जो बोला गया है इस बुक के अंदर, उन किताबों को पढ़ने लगा। जो इलीगल थी उन किताबों को पढ़ना भी जो है गैरकानूनी माना जाता था, तो वो चुपके से जो है बोल्शेविक के माध्यम से उन किताबों को स्टोर करने लगा। यही उसका पहला जुर्म भी था और पकड़ा भी गया पावेल इसके बारे में। तो पावेल इस तरीके से जो है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है और एक क्रांतिकारी के रूप में उभर कर सामने आता है। और इतना बेहतरीन करैक्टर जो है हमें ये किताब के अंदर मिलता है पावेल का कि हम कहीं ना कहीं इतना इंस्पायर हो जाते हैं उससे कि पावेल हमारा हीरो बन जाता है। पावेल की लाइफ की सबसे बड़ी बात जो मुझे टच की वो ये थी कि उसकी जो प्रेमिका थी साशा, जो उसका लव बर्ड था। तो साशा जो होती है वो उसे जो है प्रेम करती है और पावेल भी उसे प्रेम करता है, ठीक है। वो एक दूसरे से दे लव ईच अदर। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन चीज़ इस बुक में जो है दिखाई गई है। इसमें बताया गया है कि द फर्स्ट एंड प्राइमरी लव ऑफ द पावेल वॉज द कंट्री, ठीक है। कैसे उसने अपनी प्राइमरी लव को बनाए रखा। तो उसने बताया गया कि जो ये प्यार है, अफेक्शन है जो साशा के प्रति है, हालांकि साशा भी एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट होती है उसी के साथ में, और वो एक दूसरे से जो है प्रेम भी काफ़ी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है पावेल और साशा
कभी भी जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और उसमें वो एक्सप्रेस ना करने की वजह होती है उनकी लड़ाई, उनकी जो जंग है कंट्री के प्रति, उसकी वजह से। तो ये चीज़ जो है ना कहीं मुझे चंद्रगुप्त की याद दिलाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य से कहते हैं कि भाई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड या फिर प्रेमिका से मिलना है, तो उसमें चंद्रगुप्त से चाणक्य एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जीवन में सफलता का सिर्फ एक ही राज है, वो है त्याग, सैक्रिफाइस। आप कितना सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है, जितना बड़ा आप सैक्रिफाइस करेंगे उतना बड़ा पद आप पाएंगे, ठीक है। अगर प्रेम ही आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अतुलनीय है, तो फिर दुनिया के मतलब इंडिया के हर घर में एक राजा हो सकता है। वो चीज़ कहीं ना कहीं पाबेल में भी नज़र आई कि वो अपनी मतलब अपने कॉन्सेप्ट के प्रति बड़ा क्लियर था, और उसने बहुत अच्छी तरीके से जो है इस चीज़ का मैसेज भी दिया इस किताब के माध्यम से। अल्टीमेटली पाबेल जो है पकड़ा जाता है, उसकी पैम्पलेट्स वगैरह बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में जो है अवेयरनेस क्रिएट कर देता है, और फाइनली पाबेल जब पकड़ा जाता है तो उसे साइबेरिया भेज दिया जाता है। लेकिन इस पूरी की पूरी नोवेल में कहानी और भी ज़्यादा ट्विस्ट तब लेकर आती है जब उसकी मदर पाबेल की जगह लेती है, और इस पूरी की पूरी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को एक मदर जो है ऑर्गेनाइज करती है, ऑपरेट करती है। तो उसमें जो है ये मदर, जो पाबेल की मदर है, एक तरीके से नेशन की मदर बनती है। और कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट की वो जो एक कोटेशन है कि भाई गिव मी ओनली गुड मदर्स, आई विल गिव यू अ गुड नेशन, वो कहीं ना कहीं ये मदर नोबल जो है और ये जो करैक्टर है ये प्रूव करता है कि कैसे एक आम मदर एक बड़ी मदर के रूप में जो है बन जाती है। तो इसकी जो मदर हैं निलोबना, ठीक है, ये दूसरा करैक्टर इसमें रहता है। निलोबना के ऊपर पूरी किताब लिखी गई है। मैं चाहता हूँ आप अच्छी तरीके से पढ़ें। इस किताब की तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसमें कुछ महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेशन किया था, और जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा था। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे शैशा इसमें एक नाम है, निलोबना तो है ही है, इसके अलावा सोफिया इसमें एक नाम है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो सोफिया एंड जो शैशा होती है वो एक बुर्जुआ कैपिटलिस्टिक क्लास जो होती है उससे बिलोंग करती हैं, लेकिन फिर भी वो जो है लेबर क्लास और वर्किंग क्लास से जो है के साथ में जो है रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो शैशा और ये हैं, क्या नाम है, सोफिया, ये बुर्जुआ क्लास के होने के साथ भी वर्किंग क्लास में बहुत अच्छी तरीके से जो है पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें सोफिया के जो फादर होते हैं, सॉरी नताशा के जो फादर होते हैं, तीसरी जो करैक्टर है नताशा, वो नताशा के फादर जो होते हैं वो एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, और वो कहते हैं कि भाई ये जो वर्किंग क्लास है, दी वर्किंग क्लास जस्ट लाइक एक तरीके से कीड़े मकोड़ों की संज्ञा देते हैं। फाइनली मैंने जब ये नोवेल पढ़ा तो मुझे लगा कि ये किताब सिर्फ एक नोवेल तक सीमित नहीं है। इसमें जो ऑथर हैं वो मुझे एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी ऑथर लगे, एक तरीके से क्रांतिकारी उन्होंने काम किया है, मैक्सिम गोर्की। तो उन्हें मैं सिर्फ ऑथर या फिर कोई एक राइटर नहीं कह सकता, कहीं ना कहीं वो एक पैट्रोटिक सोसाइटी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट थे मैक्सिम गोर्की, और एक्सप्रेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है उन्होंने निभाया। फाइनली मैं जो है इसका एक फैक्टर बताना चाहता हूँ कि इस किताब की जो लैंग्वेज है वो बड़ी प्रभावशाली है। 1906 में इतना बेहतरीन जो उन्होंने लिखा है, प्रत्येक एक्सप्रेशन को उन्होंने अपनी किताब में दिखाया है, चाहे वो शैशा का और पाबेल का लव स्टोरी हो, चाहे मदर का और पाबेल का जो है अफेक्शन हो एक बेटे, और वो बहुत बेहतरीन चीज़ इसमें जो है बुक में दिखती है। जब हम बुक पढ़ते या लिखते हैं तो उसमें सबसे मुश्किल काम होता है कि कैसे हम अपने शब्दों से, अपने वर्ड्स से जो है अपने जज्बातों को दिखा सकते हैं। वो बड़ा बेहतरीन ये काम किया है। ये बुक जब मैंने इंग्लिश में पढ़ी थी तो इस किताब में जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड या फिर ये रशियन किताब लिखी हुई है, ठीक है। फाइनली ये किताब की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा आम लैंग्वेज है, हर एक व्यक्ति को समझ में आ जाने वाली लैंग्वेज है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है किताब की लैंग्वेज के अलावा वो ये है कि मैक्सिम गोर्की ने वो एक तरीके से एक आह्वान किया है एक सोसाइटी को, रशियन लोगों को, यंगस्टर को, कि इस किताब को पढ़ें और
अपनी कंडीशन को, अपनी स्थिति को बदलें। ठीक है, तो ये किताब फाइनली जब हम पढ़ते हैं तो एक तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ समाजवाद करती ही है, सोशलिज्म करती ही है। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी कि दुनिया के सभी मज़दूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है सिवाय इन बेड़ियों के। ठीक है, तो पूरे के पूरे यूनाइट करने की बात करती है लेबर क्लास को, पूरे के पूरे वर्किंग क्लास को। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी को कंप्लीट करती है ये किताब। इसके अलावा इस किताब की सबसे जो कंक्लूड तरीके से बात कही जा सकती है कि हम सबको कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए, और कहती है कि भाई जो हमारी स्थिति है उसको हम बदलें। और फाइनली मैक्सिम गोर्की ने इसमें एक मैसेज दिया है जो बहुत बड़ी मैसेज भी मानी जाती है, वो होता है करेज का मैसेज, कि हम अपनी स्थिति को इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि हमारे अंदर फियर होता है, और जहाँ फियर होता है वहाँ कभी भी हमको कामयाबी नहीं मिल सकती। इसीलिए कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी होती है कि हम अपने अंदर का जो डर है, अपने अंदर का जो फियर है, उसको निकाल दें। ठीक है, तो ये किताब इतने सारे लोगों के अंदर का फियर निकालती है। ठीक है, खुद मदर का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है। उसके लिए मैं बिग अप्लॉज करता हूँ इस बुक के लिए और मैक्सिम गोर्की के लिए। ठीक है, कि इतनी बेहतरीन किताब उन्होंने दी हमें और हम इसे पढ़ पाए। फाइनली ये बुक रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। ठीक है, किताबों की एक अलग दुनिया होती है, एक इसे वही समझ सकते हैं जो किताबें पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं। तो फाइनली मैं बुक्स की के लिए जो है कुछ लाइनें लिखना बताना चाहता था आपको, साथ में शेयर करना चाहता था। तो मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देता हूँ और इस कविता के साथ मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये कविता मेरी तरफ से आपके लिए है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय किताबों में बिताएं। लॉकडाउन चल रहा है, एक बहुत क्रूशल टाइम चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी कोई अच्छा इनिशिएटिव ले। अभी वर्किंग क्लास इससे इफ़ेक्ट है, थोड़ी थोड़ी टाइम में मिडिल क्लास इससे इफ़ेक्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमें जो है या हमारी गवर्नमेंट को कोई एक बड़ा इनिशिएटिव लेना होगा जिससे कि हमारी जो लाइफ है वो अपनी जीवन जो है उसका ज़्यादा प्रभावित ना हो पाए। ठीक है, जैसे उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं, आप भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं वो आइडियाज़। जैसे आइडियाज़ हैं कि अगर हम 24 आवर का जो कल्चर है वो स्टार्ट कर दें इंडिया में, तो उससे एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मतलब कि 24 घंटे अगर मार्केट खुलेगा, ठीक है, तो उसमें टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम आगे भी बढ़ा पाएँ इस चीज़ों को। और मैं चाहता हूँ कि एक बहुत अलग स्टेज पर इंडिया खड़ा हुआ है, तो कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया जाए। ठीक है, जब हम युद्ध में होते हैं या फिर किसी वॉर में होते हैं, तो वॉर की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कि हमें जीतना होता है हर हाल में। ठीक है, उसमें हम अगर हारते हैं तो हम ये किसी के ऊपर दोष नहीं देते कि भाई ये हुआ। फाइनली हमारा परिणाम, हमारा जीत जो होती है वही हमारे युद्ध का, हमारे वॉर का जो है एक तरीके से रिजल्ट घोषित करती है। तो हम जब वॉर जोन में हैं, पहले भी बताया था मैंने, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मज़दूरों को लेकर बहुत सारे काम गवर्नमेंट कर रही है, बहुत सारे प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन फाइनली अगर सिर्फ मज़दूर मर रहे हैं तो फिर वो प्रयासों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम हार रहे हैं इस पूरे के पूरे युद्ध में। तो मैं चाहता हूं कि आप कोविड-19 में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 से अच्छी तरीके से परिचित रहें। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। कुछ होती हैं हल्की, कुछ होती हैं भारी, लेकिन इनमें होती है दुनिया की हर जानकारी। अक्सर कुछ नया करने का इनसे ही बनता ख्वाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। ज्ञान की ये खान है, होती बहुत महान है। जीवन ये इंसान का बदले, तभी तो इनकी शान है। क्या बीता है, क्या होता है, सबका इसमें हिसाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कुछ और नहीं, किताब है। कबीर के दोहे इसमें, संतों की इसमें वाणी है। कबीर के दोहे इसमें, संतों की इसमें वाणी है। पढ़कर लाभ ही होता है,
होती ना कभी हानि है। इसमें कुरान है, इसमें गीता, इसमें सारा का सारा ज्ञान है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका ना इसमें कोई जवाब है। ज़िंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कुछ और नहीं, किताब है। थैंक यू सो मच।